सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है इस चैप्टर के एमसीक्यू का। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऑलरेडी करा रखा है। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन लाए हैं वे सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिसके कारण आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो जैसा कि हमारे चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन और इसका हमारा चल रहा है क्या एमसीक्यू पार्ट सेकंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि जो जलकुंभी होता है और कुमुदनी में परागण किसके द्वारा होता है, यानी कि जलकुंभी और कुमुदनी पादपों में परागण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जल परागण, ऑप्शन नंबर बी है पक्षी परागण, ऑप्शन नंबर सी है चमगादड़ द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है कीट एवं वायु द्वारा। तो याद रखिएगा जो जलकुंभी होता है जिसे वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, और जो आपका क्या होता है जल कुमुदनी, ये ऐसे पादप होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, यानी कि इसे आप जलीय पादप बोल सकते हो। तो आपको क्या लगेगा कि इसमें परागण भी कैसा होगा, जल द्वारा होगा, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा ये भले ही जलीय पौधे होते हैं लेकिन इनमें परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, कीट एवं वायु द्वारा, यानी कि इसमें कीट एवं वायु द्वारा परागण की प्रक्रिया देखी जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कीट एवं वायु द्वारा जल कुमुदनी और जल बोल सकते हैं कुंभी में परागण देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवृत्तबीजी पादपों में बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है, यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, उनका जो बीजांड होता है ओव्यूल होता है वो किसके समान होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन है गुरु बीजाणु मात्र कोश का, दूसरा ऑप्शन है गुरु बीजाणु पर्ण, तीसरा ऑप्शन है गुरु बीजाणु धानी और चौथा ऑप्शन है गुरु बीजाणु। तो याद रखिएगा जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर ही क्या होता है, गुरु बीजाणुओं यानी कि मेगास्पोर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए गुरु बीजाणु को हम किसके समकक्ष बोल सकते हैं, गुरु बीजाणु धानी के समकक्ष बोल सकते हैं, क्योंकि गुरु बीजाणु धानी में भी किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो यही बीजांड क्या कह सकते हैं, इसे गुरु बीजाणु धानी बोल सकते हैं या गुरु बीजाणु धानी के समकक्ष यह होता है। तो यहाँ पर आपका दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं आइए तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के ही बीज का बनना कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी कि जो पुष्पीय पादप होते हैं जिसे हम आवृत्तबीजी या एंजियोस्पर्म प्लांट बोलते हैं, उनमें बिना निषेचन के ही बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखते हैं ऑप्शन। आइए सबसे पहला ऑप्शन ए बोल रहा है कायिक संकरण, ऑप्शन नंबर बी है असंग जनन, ऑप्शन नंबर सी है बीजाणु जनन या ऑप्शन नंबर डी है मुकुलन। तो यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा मुकुलन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मुकुलन क्या है, अलैंगिक जन की एक प्रक्रिया होती है जो कि ईस्ट में पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है। तो ये अलैंगिक जन से संबंधित है। बीजाणु जन भी क्या होता है, अलैंगिक जन की प्रक्रिया होती है, और कायिक जन भी क्या होता है, प्रकार की अलैंगिक जन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका बचा केवल ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, असंग जनन, और आपको मालूम होना चाहिए कि असंग जनन के अंतर्गत ही क्या आता है, अनिषेक जनन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असंग जनन के अंतर्गत ही क्या होता है, बिना निषेचन के बीज बन जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन तीसरा है उसका ऑप्शन नंबर बी असंग जनन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आइए चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है पुंकेसर के तंतु का समीपस्थ छोर किसके साथ जुड़ा होता है, यानी कि जो पुंकेसर होता है, स्टैमेन होता है, उसका समीपस्थ तंतु, समीपस्थ मतलब जो नीचे की तरफ होता है, वो किसके द्वारा जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं बीजांडसन जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, परागकोश जिसको एंथर बोला जाता है, पुष्पासन जिसको थैलेमस बोलते हैं, या पुष्पदल, या इसी को हम बोल सकते हैं जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो क्या है, संयोजी ऊतक जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका संयोजी ऊतक बिल्कुल नहीं होगा, परागकोश भी बिल्कुल नहीं होगा, और बीजांडसन भी बिल्कुल नहीं होगा। आपको मालूम होगा जब आपने पुष्प की संरचना पढ़ी हो तो वहां पर आपको बताया गया था कि जो पुंकेसर का
बोल सकते हैं समीपस्थ तंतु होता है वो पुष्पासन यानी कि थैलेमस से जुड़ा होता है, या किससे जुड़ा होता है, पुष्पदल से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, और बाकी के क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, केवल और केवल पुष्प की संरचना याद रखनी है और उसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कच्चे नारियल में पीने योग्य पानी क्या कहलाता है। यानी कि कच्चे नारियल को जब आप देखते होगे तो उसके अंदर का जो पीने योग्य तरल लिक्विड वाला भाग होता है पानी के समान, वो कौन सा भाग कहलाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए केंद्रकीय, बोल सकते हैं स्वतंत्र केंद्रकीय भूपूर्वी, बी स्वतंत्र केंद्रकीय भूपोष, सी अंतः फलभित्ति, या डी मध्य फलभित्ति। तो याद रखिएगा नारियल फल तो होता है, लेकिन यहाँ पर इसके फलभित्तियों के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसके किसके बारे में पूछा जा रहा है, भूपोष के बारे में पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका पीने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, भूपोष होता है। लेकिन किस तरीके का भूपोष होता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है स्वतंत्र केंद्रकीय भूपोष, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो नारियल होता है उसके अंदर का जो लिक्विड वाला पीने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, केंद्रकीय भूपोष होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी केंद्र उसके स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर पांचवे का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी के क्या हो जाएंगे, गलत। चलिए अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बहुत से पादपों में परागकण गंभीर एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। तो भैया ये तो बिल्कुल करेक्ट कथन है, तो इसीलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें गलत कथन चुनना है। दूसरा कथन देखते हैं परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करता है। तो याद रखिएगा परागकोश के स्फुटन में टेपिटम कभी सहायता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बोल सकते हैं लघु बीजांडधानी का जो सबसे आंतरिक भित्ति था वो क्या था, टेपिटम। और टेपिटम क्या कर रहा था, परागकणों को पोषण देने का काम कर रहा था। यह परागकोश के स्फुटन में कहीं भी प्रकार से भाग नहीं ले रहा था। तो याद रखिएगा इसका छठवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो आपका गलत कथन है, इसलिए सही ऑप्शन होगा। आइए हम लोग तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। कथन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजना में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो बिल्कुल प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन में बोल सकते हैं डुबाए हुए परागकण होते हैं, उनको फसल प्रजनन योजना में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका सही है। अब बात करते हैं परागकणों का बाह्य चोल स्पोरोपॉलिन का बना होता है। तो बिल्कुल आपको पिछले सेशन में बताया गया था कि जो परागकण होते हैं उसका जो एक्साइन वाला पार्ट होता है वो स्पोरोपॉलिन और यूबिस कणों का बना होता है। तो इसीलिए आपके जो ए, सी और डी कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और बचा आपका जो बी वाला कथन वो बिल्कुल गलत हो जाता है। इसीलिए छठवें क्वेश्चन का जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह गलत कथन है। अब आइए बात करते हैं हम सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवृतबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भित्ति यानी कि मेल गैमेटोफाइट क्या बनाता है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक नर युग्मक और एक कायिक कोशिका, दो नर युग्मक दो कायिक कोशिका, एक नर युग्मक दो कायिक कोशिका, या दो नर युग्मक एक कायिक कोशिका। तो अगर आपको परागकण का संरचना याद हो तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो परागकण होता है वही क्या कहलाता है, नर युग्मकोद्भित्ति कहलाता है। और परागकण के अंदर आपको मालूम है जब वो 3 कोश की अवस्था में होता है तो उसमें 2 नर युग्मक होते हैं और एक क्या होता है, कायिक कोशिका होता है। तो इसलिए याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 नर युग्मक और एक कायिक कोशिका, और बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं ये 8वें क्वेश्चन की। किसमें पुष्प एक लिंगी होता है। यहाँ पर कुछ पौधे दे रखे हैं, आपको इसमें बताना है कि किन पौधों में जो पुष्प होता है वो एक लिंग शरीर होता है, यानी कि उसमें केवल नर या मादा भाग ही मिलेगा। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है खीरा, ऑप्शन नंबर बी है प्याज, ऑप्शन नंबर सी है चाइना रोज, और ऑप्शन नंबर डी है मटर। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है खीरा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खीरे में जो पुष्प होता है वो एक लिंगी होता है। पुष्प में या तो केवल नर भागी होगा या तो केवल मादा भागी होगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 8 कोई ए हो जाएगा सही 8वें क्वेश्चन का, और बाकी के आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं आइए 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन बोल रहा है तंतु रूप उपकरण किसका लाक्षणिक गुण है। तो यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बीजांडकायिक भ्रूण, एरियोन कोशिका, सहायक कोशिका और जन्म कोशिका। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सहायक कोशिका, ये कहीं ना कहीं अंड उपकरण का लाक्षणिक गुण होता है। तो ये सही है, क्योंकि 2 सहायक कोशिकाओं के बीच में ही क्या होता है, अंड कोशिका होती है, और इनका सम्मिलित रूप क्या बनाता है, अंड समुच्चय या एग एपैरेटस कहलाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 90वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है सहायक कोशिका है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की।
10वां क्वेश्चन बोल रहा है आवृत्ति बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुण बीजाणु जनन कहां पर होता है? तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, बिना अग्र विभाजन के युग्मक बनाते हैं, बीजांड में होता है, परागकोश में होता है, या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं उसमें चाहे लघु बीजाणु जनन की बात की जाए चाहे गुण बीजाणु जनन की बात की जाए, उन दोनों प्रक्रियाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक अर्धसूत्री विभाजन होगा नहीं तब तक बोल सकते हैं ना ही नर युग्मक बनेगा और ना ही मादा युग्मक बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आवृत्ति बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुण बीजाणु जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, और बाकी के ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फल है? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेब, ऑप्शन नंबर बी है बैगन, ऑप्शन नंबर सी है कटहल और ऑप्शन नंबर डी है केला। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फल है जो अनिषेक फल है, जो अनिषेक फलन द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो केला होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि केले में आप देखते होंगे कि उसमें बीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अनिषेक फलन द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो अनिषेक फल ऐसे फल होते हैं जो बिना निषेचन के ही बन जाते हैं, और ऐसे फलों में बीज नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि केले में बीज नहीं पाया जाता है, इसलिए केला जो हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, और बाकी के क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं आइए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, परागकण अंकुरण तथा परागकण नलिका वृद्धि परागकण द्वारा तथा स्त्री केसरियों पारस्परिक क्रियाएं रासायनिक क्रियाओं द्वारा होती है। यानी कि जो बोल रहा है परागकण का अंकुरण चाहे हो चाहे पराग नलिका का निर्माण हो, या बोल सकते हैं परागकणियों स्त्री केसर में पारस्परिक बोल सकते हैं क्रियाएं जो होती हैं वो रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होती हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, लेकिन हमें चुनना क्या है, हमें गलत कथन का चुनाव करना है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं दूसरे ऑप्शन को। कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागण करते हैं, यानी कि जो कुछ ऐसे सरीसृप होते हैं जो कुछ पादप जातियों में परागण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा घोंघा परागण, आपने देखा होगा सर्पेंटोफिली यानी कि सांप द्वारा परागण। तो ये सारी प्रक्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? कुछ सरीसृप द्वारा होती हैं। तो ये भी इसका करेक्ट, ये भी जो कथन है ये भी सही है, लेकिन हमें गलत कथन चुनना है, इसलिए ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अब आखिरी देखते हैं कथन क्या कह रहा है। बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु उसी जाति के परागकणों की केवल एक परागनलिका वर्तिकाग्र में आगे बढ़ती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो बोल रहा है बहुत सारी जातियों के परागकण किसी भी वर्तिकाग्र पर बोल सकते हैं अंकुरित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। क्योंकि मान लीजिए कोई पुष्प चमेली का है तो उस पर अगर चमेली का परागकण आएगा उसके वर्तिकाग्र पर तभी वह अंकुरित होने पाएगा, अन्यथा वह अंकुरित नहीं होने पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पहले कथन में बताया गया है कि स्त्री केसर और परागकण के बीच क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि क्या परागकण उसी जाति के पुष्प का है या फिर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यह गलत कथन है, और आपके 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरीके से आपने आज 12 के 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्यों सही है इसको भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।